हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू फाइन। तो नया साल आ गया है, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप ये नया साल आप सभी के जीवन में नई खुशियाँ लेकर आए और आपके ड्रीम्स जो गोल हैं वो आपके पूरे हों। ठीक है, तो अपन अपना ऐसी थोड़ी चल रहा था सेशन की ओर, अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत अपना चल रहा था। ठीक है, तो इसमें अपन ने पढ़ा था धारिता। ठीक है, धारिता कैपेसिटेंस, धारिता पढ़ा था। ठीक है, अपन ने संधारित्र पढ़ा था। दो अचालक प्लेटों से पृथक की गई युक्ति, किसी अचालक से दो चालक प्लेटों को किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई ऐसी युक्ति जिसमें आवेश संचित करने की क्षमता हो या आवेश को स्टोर कर सके, उसे अपन क्या कहेंगे? संधारित्र या कंडेंसर। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसकी धारिता। धारिता को फेरेड में लेते हैं अपन। ठीक है, अब देखो संधारित्र का संयोजन अगला है अपना, इसमें संधारित्रों का संयोजन। संधारित्र को कंडेंसर भी बोलते हैं अपन, संधारित्र या कंडेंसर का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन। देखो, एक तो अपना समानांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, पैरेलल ग्रुप बोलते हैं इसको, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, इसमें देखो जिस प्रकार अपन रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, ये C1 ये C2 ये C3। ठीक है, ये देखो ये संधारित्र का सिंबल होता है। ठीक है, और यहाँ से अपनी ऐसी सप्लाई है। इस प्रकार जैसे अपन सेम डिट्टो जैसे रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, प्रतिरोधक जोड़ते हैं ना अपन, उसी हिसाब से इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो लेकिन इनको जो अपन टोटल निकालेंगे CT यहाँ से, तो उसमें अपन करते थे 1/R1। इसमें होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, जितने भी हैं आगे वो आ रहे। ठीक है, इस हिसाब से अपन इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो। देखो, इसमें प्रथम सिरों को एक ही स्थान पर और द्वितीय सिरों को एक ही स्थान पर कॉमन करके और सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। वह संयोजन क्या कहलाता है? समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है, जिसमें इस क्रम में क्या करते हैं अपन? सभी संधारित्रों के एक सिरों को एक ही स्थान पर तथा दूसरे सिरों को एक ही स्थान पर संयोजित करके दोनों को सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। यह कौन सा क्रम कहलाता है? समानांतर संयोजन। ठीक है, और कैलकुलेट इस हिसाब से करते हैं इनको। CT यहाँ पे टोटल क्या हो गया? कैपेसिटेंस हो गया C1 धारिता इनकी। ठीक है, देखो जैसे मान लो इसको 2 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये 4 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, अब देखो C1 है 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, CT यहाँ से हो जाएगा इसका 9 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस का बिल्कुल विपरीत होता है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला होता है अपना इसमें श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में कैसे जोड़ते हैं?
सर्किट तो वैसे बनेगा जैसे रेजिस्टेंस का बनता है, लेकिन कैलकुलेट करेंगे उसमें चेंज हो जाएगा। देखिए श्रृंखला में इसी हिसाब से जोड़ते हैं इनको। C1 है, C2, C3, C4, ठीक है। चार माइक्रोफेरेड माइक्रोफेरेड 10 की पावर -6 फेरेड होता है, ठीक है, मान इसका माइक्रोफेरेड का। देखना ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। इस हिसाब से इनको कनेक्ट करते हैं सीरीज में। जबकि सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस निकालना हो, इसकी टोटल धारिता निकालनी हो, ठीक है, तो 1/CT बराबर 1/C1 है प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/CN, जितने भी और जुड़े हुए हैं इस हिसाब से अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम बना लो और ये टोटल कैपेसिटेंस निकालने का, टोटल धारिता निकालने के लिए फॉर्मूला है। देखो जैसे अपन को दिया 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, तो 1/CT बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3 12 आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4, तो 1/CT बराबर 19/12। CT निकालेंगे यहाँ से तो 19/12 ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये माइक्रो फेरेड हो गया, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस आ गया इसका। इसको कैलकुलेट करूँगा तो आपने कहा 1.12 1.5 माइक्रोफेरेड के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ये उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सीरीज क्रम में है। सीरीज में कनेक्शन वैसे ही जोड़ते हैं अपन, लेकिन जो कैलकुलेट करते हैं वो समांतर की तरह। रेजिस्टेंस का बिल्कुल समानांतर क्रम है एक तरह से ये, ठीक है। चलो आगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया अगला अपना। संधारित्री प्रतिघात, संधारित्रीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, संधारित्रीय प्रतिघात, ठीक है। हेडिंग डाल लो, संधारित्रीय कैपेसिटिव रिएक्टेंस, संधारित्रीय प्रतिघात, संधारित्रीय प्रतिघात। देखो प्रत्येक संधारित्र की धारिता होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ धारिता होता है जिसके कारण वह वोल्टेज परिवर्तनों के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है। वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध कौन करता है? कैपेसिटर, संधारित्र जो होता है वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध करता है, ठीक है। तो किसी संधारित्र के द्वारा किसी वोल्टता में
किए गए अवरोध या विद्युत धारा प्रवाह में किसी ऐसी विद्युत धारा में, ठीक है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में किसी संधारित्र या कैपेसिटर द्वारा विद्युत धारा प्रवाह में उसके परिवर्तन का विरोध क्या कहलाता है? संधारित्रीय प्रतिघात। ठीक है, किसी ऐसी विद्युत धारा में संधारित्र द्वारा विद्युत धारा के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध ही या अवरोध ही क्या कहलाता है? उसका संधारित्रीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको अपन बोलते हैं। इसका प्रतीक XC होता है। प्रतीक क्या होता है? XC। प्रतीक सिंबल जो होता है n मात्रक या इकाई, मात्रक या इकाई, ठीक है, मात्रक या इकाई होती है ओम। ये एक तरह से अवरोधी है। ठीक है, जो अपनी कॉइल होती है, कुंडली, प्रेरक होता है, वो क्या करता है? विद्युत धारा में हो रहे परिवर्तनों का विरोध, जबकि ये संधारित्र क्या करता है? वोल्टेज में परिवर्तनों का विरोध करता है, इसको संधारित्र। ठीक है, तो किसी संधारित्र के द्वारा विद्युत धारा के परिवर्तनों का कुल अवरोध या विद्युत धारा में कुल अवरोध प्रस्तुत करता है, वह क्या कहलाता है? उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका प्रतीक XC होता है और मात्रा का इकाई ओम। ठीक है, ओम में लेते हैं। चाहे रेजिस्टिव रिएक्टेंस हो या इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, ठीक है, उनको ओम में लेते हैं। एक तरह से अवरोध ही हैं, लेकिन तीनों अलग अलग लोड के लिए हैं। ठीक है, तो देखो XC निकालते कैसे हैं? XC बराबर 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC। देखो XC यहाँ पे है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओम में। यहाँ पे F है फ्रीक्वेंसी। F क्या है यहाँ पे? सप्लाई आवृत्ति, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में या साइकिल पर सेकंड में। ठीक है, C यहाँ पे है संधारित्र की धारिता। C यहाँ पे है संधारित्र की धारिता, धारिता फेरेड या माइक्रोफेरेड में। ठीक है, ये है। पाई का मान 3.114 या 22/7 होता है, ये ध्यान देना। ठीक है, देखो आगे। ठीक है, ये फॉर्मूला उतार लो, इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे अपन करंट निकालेंगे इसकी, तो I बराबर V/R होता है उनके नियम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है? V तो है वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं है। R की जगह यहाँ पे क्या है? XC है। ठीक है, XC हो जाएगा। तो I निकालेंगे यहाँ से करंट का मान, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे IV/XC। अब देखो संधारित्र जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के विलोमानुपाती है। यदि फ्रीक्वेंसी शून्य हो जाएगी तो ये अनंत हो जाएगा, ध्यान रखना। यदि किसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी तो ये बढ़ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये कम होगा, ये ध्यान रखना। इसके विलोमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती को विलोमानुपाती बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, अब देखो इसका सर्किट अपना प्योर कैपेसिटिव सर्किट, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ, 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 कैपेसिटिव सर्किट। जैसे अपन ने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अब है प्योर कैपेसिटिव शुद्ध संधारित्रीय परिपथ, शुद्ध संधारित्रीय परिपथ, प्योर कैपेसिटिव सर्किट।
शुद्ध संधारित्रीय परिपथ, शुद्ध संधारित्रीय परिपथ। देखो प्योर कैपेसिटिव सर्किट किसे कहेंगे अपन, जिसके अंदर केवल कैपेसिटिव संयोजित हो, ठीक है, यानी कैपेसिटी संधारित्रीय युक्त परिपथ क्या कहलाता है, शुद्ध संधारित्रीय परिपथ। देखना सी, ठीक है, ये अपना हो गया शुद्ध संधारित्रीय परिपथ। यहाँ पे एसी सप्लाई होगी अपनी है, ये सी है, ये करंट है, ठीक है। अब इसमें देखो केवल संधारित्र युक्त परिपथ ही, जिसके अंदर संधारित्र संयोजित हो, वह परिपथ क्या होता है, शुद्ध संधारित्र परिपथ। लेकिन ये काल्पनिक होते नहीं है, क्योंकि इनमें जो वायर जोड़ते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है। देखो लिख लो इसमें संधारित्र युक्त परिपथ ही शुद्ध संधारित्र परिपथ कहलाता है, शुद्ध संधारित्र परिपथ कहलाता है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, ये तो सर्किट डायग्राम हो गया। वेक्टर डायग्राम देखते हैं, इसमें करंट और वोल्टेज के मध्य क्या एंगल बनता है, ठीक है, वो देखो, देखना इधर, ये अपनी एसी सप्लाई है, इसको अपन बोलते हैं आई मान लो, ठीक है, करंट चल रही है पॉजिटिव नेगेटिव शून्य, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ऐसे ये अपना टाइम है। देखना उसमें क्या हो रहा था, ये यहाँ पे हो गया अपना 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 और ये 360, ठीक है। इंडक्टर में क्या हो रहा था, उसमें वोल्टेज आगे चल रही थी, ठीक है, उसमें क्या होता है 90 डिग्री वोल्टेज, यदि प्योर इंडक्टिव सर्किट हो तो। अब कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट में यदि शुद्ध हो तो क्या होगा, इसमें धारा जो है वो 90 डिग्री लीड करेगी, यानी इसमें क्या होगा, धारा 90 डिग्री आगे चलेगी, किससे, वोल्टेज से, तो वोल्टेज 90 डिग्री बाद में स्टार्ट होगी जब भी वो पीछे आएगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, वोल्टेज। देखो इसमें धारा शून्य से स्टार्ट हुई है, जबकि वोल्टेज कहाँ से चल रही है, 90 डिग्री, यानी धारा और वोल्टेज के मध्य कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का, और वो भी क्या है, लीडिंग राशि कौन सी है, करंट, ठीक है। जबकि इंडक्टर में कॉइल हो, वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज जो होती है वो लीडिंग राशि होती है, वो भी प्योर होगा तो 90 डिग्री का होगा, बाकी इससे कम ही होता है, क्योंकि ये काल्पनिक है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो वायर हैं उनका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो प्योर इन कैपेसिटिव सर्किट होता नहीं है वैसे, क्योंकि वायर हैं उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध हो, प्रतिरोध भी उसमें सम्मिलित होता है। यहाँ पे आ गई आई, यहाँ पे आ गई वी, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम बना लो, ठीक है, ये वेव फॉर्म है, इसका वेक्टर डायग्राम बनाएंगे अपन। यहाँ पे है 90 डिग्री अपना, ठीक है, यहाँ पे है ये 90 डिग्री, और यहाँ पे अपनी है करंट और ये है वोल्टेज, ठीक है, ये बना लो। ठीक है, ये वेक्टर डायग्राम है वी एंड आई, यानी धारा क्या चल रही है, आगे चल रही है कितनी डिग्री, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है, जबकि यहाँ पे इंडक्टर कोई कॉइल होती है तो वोल्टेज यहाँ पे आ जाता, करंट यहाँ पे आ जाता, ठीक है। उसमें क्या थी, वोल्टेज उसमें लीड कर रही थी, इसमें करंट लीडिंग राशि होगी, ठीक है, वही 90 डिग्री
अब देखो इसमें पावर निकालेंगे अपन, देखना एक बार, P बराबर V इंटू आई इंटू कोस फाई। कोस फाई क्या होगा, कोस फाई करंट और वोल्टेज के मध्य बने कोण की कोज्या को अपन पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। करंट और वोल्टेज के मध्य बने कोण की कोज्या को कोस थीटा, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आप देखो इसमें, P बराबर V इंटू आई कॉन्स्टेंट है, कोस फाई का मान क्या है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री का मान कितना होता है, P बराबर V इंटू आई इंटू 0, तो पावर क्या होगी 0। तो कैपेसिटर एंड इंडक्टर में क्या होता है, पावर खपत शून्य होती है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये काल्पनिक है क्योंकि कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी वायर का होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला उतार लो, V इंटू आई इंटू कोस फाई, ठीक है। ये पावर फैक्टर है यहाँ पे, करंट और वोल्टेज के मध्य बनी किसी प्रत्यावर्ती राशि में करंट और वोल्टेज, ठीक है, के मध्य बनी कोण की कोज्या को क्या बोलते हैं अपन, पावर फैक्टर। शक्ति गुणक होता है, आगे पढ़ेंगे इसको अपन, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री कोस 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे कोस लगाना, ठीक है। 90 डिग्री का मान होता है 0। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि शुद्ध संधारित्र परिपथ का जो पावर फैक्टर है वो कैसा होता है, लीडिंग। इसका पावर फैक्टर कैसा होता है, लीडिंग, जबकि इंडक्टर का लैगिंग। लीडिंग होगा, अग्रगामी बोलते हैं इसको, अग्रगामी, अग्रगामी बोलेंगे। इंडक्टर का होता है क्वाइल हो, उसका होता है पश्चगामी, लैगिंग, ठीक है। और प्रतिरोध होता है रेजिस्टर, उसका क्या होता है अपना इकाई, ठीक है। क्योंकि उसमें दोनों एक साथ चलते हैं 0 डिग्री से, तो कोस 0 डिग्री करेंगे यहाँ पे, कोस 0 डिग्री करेंगे रेजिस्टर में, कोस 0 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, इकाई, ठीक है। एक हो जाएगा पावर फैक्टर इसका प्रतिरोध का, ध्यान रखना। लीडिंग लैगिंग और यूनिटी वैसे होता है, यूनिटी यानी इकाई बोलते हैं इसको। 3 प्रकार के होते हैं, अपन पढ़ेंगे इनके प्रकार आगे, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो, नोटबुक में उतार लो, अपना नोटबुक साथ रखा करो, उसमें नोट करते रहा करो, ठीक है। ये वेक्टर डायग्राम आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि पावर शून्य आ रही है यहाँ पे। कैसे आ रही है शून्य, यहाँ पे ये कोस 90 डिग्री है, क्योंकि करंट और वोल्टेज इसमें 90 डिग्री के, धारा लीड करती है कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगला, अगला है अपना इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बोलते हैं, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बोलते हैं इसको, प्रतिबाधा। हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट है, इम्पीडेंस प्रतिबाधा। इम्पीडेंस प्रतिबाधा क्या होती है, देखो इम्पीडेंस प्रतिबाधा, हेडिंग डाल लो। देखो अपन ने 3 प्रकार के लोड पढ़े हैं, प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर। 3 प्रकार लोड पढ़ लिए हैं, तीनों के अपना इफेक्ट पता चला है, ठीक है, कि करंट और वोल्टेज के मध्य तीनों क्या अपना वो करते हैं, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल होता है, सब पढ़ा है। अब देखो ये दोनों संधारित्र क्या है, चाहे इंडक्टर हो या ये संधारित्र हो, शुद्ध कभी भी नहीं होते, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो इन तीनों के द्वारा, किस किस के द्वारा, प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र, इन तीनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के कुल अवरोध को क्या बोलेंगे अपन, इम्पीडेंस या प्रतिबाधा बोलेंगे। इन तीनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाह में कुल अवरोध ही क्या कहलाता है, किसी ऐसी परिपथ में प्रतिरोध, इंडक्टर, ठीक है, तथा संधारित्र, तीनों के द्वारा कुल अवरोध क्या कहलाता है, इम्पीडेंस या प्रतिबाधा कहलाता है। किसी ऐसी परिपथ में प्रतिरोध, प्रेरक तथा संधारित्र, तीनों के द्वारा प्रस्तुत किया गया कुल अवरोध ही इम्पीडेंस कहलाता है,
इसका प्रतीक, प्रतीक क्या होता है इसका, प्रतीक इम्पीडेंस का, प्रतिबाधा का प्रतीक होता है Z, ठीक है। और मात्रक या इकाई, मात्रक या इकाई, मात्रक या इकाई क्या होती है, ओम। एक तरह से अवरोधी है इन तीनों की कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, इनमें भी ओम होती है। देखना, मात्रक या इकाई, प्रतीक होता है Z, मात्रक या इकाई ओम, ठीक है। अब देखो अगला है अपना इम्पीडेंस, अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब है परिपथ, देखेंगे अपन कुछ श्रेणी आरसी सर्किट, श्रेणी आरसी परिपथ, श्रेणी आरसी परिपथ, श्रेणी आरसी परिपथ, श्रेणी आरसी परिपथ। श्रेणी आरसी परिपथ। जेड का सूत्र लिख लो आप, ठीक है। ये फॉर्मूला उतार लो, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे एक्सल और एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से अंतर कर लेंगे, जो छोटा होगा उसमें से ये बड़े में से छोटे को घटा दें, यानी इन दोनों का अंतर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर अपन इनका वर्क कर लेंगे तो इम्पीडेंस का मान आ जाएगा, और किस में आएगा, ओम में, ठीक है। ये सूत्र लिख लो, इसमें तीनों आ गए, इस कंडीशन में होते हैं। फॉर्मूला उतार लो, ये इम्पीडेंस का ठीक है। अब देखो अपना श्रेणी आरएल परिपथ, श्रेणी आरएल परिपथ, सीरीज आरएल परिपथ इंपॉर्टेंट है। ये श्रेणी आरएल परिपथ, आरएल परिपथ, ठीक है। देखो वह परिपथ ऐसा परिपथ है जिसमें प्रतिरोध और इंडक्टर दोनों सीरीज क्रम में कनेक्ट होते हैं, वह परिपथ क्या कहलाता है, श्रेणी आरएल परिपथ कहलाता है। वह परिपथ जिसमें प्रतिरोध तथा इंडक्टर दोनों श्रेणी में संयोजित होते हैं, वह क्या कहलाता है, श्रेणी आरएल परिपथ कहलाता है। अब देखो यहाँ से ये हो गया अपना आर, ठीक है, और ये हो गया एक एल, इंडक्टर हो गया, ये हो गया आर, ये हो गया एल, ठीक है। यहाँ से देखो इसको अपन ने सप्लाई दे दी है, वो भी कौन सी, एसी सप्लाई, फेज और न्यूट्रल की सप्लाई, यहाँ से अपनी करंट बह रही है, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज आएगी चलेगी वो वी आर कहलाएगी, इसके अंदर जो वोल्टेज चलेगी वो वी एल कहलाएगी, ठीक है।
ये डायग्राम बना लो। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये वायर लगे हुए हैं, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, और ये प्रतिरोध क्या होते हैं, ये प्रतिरोध जो होगा वो पावर फैक्टर को प्रभावित करेगा। तो इसके अंदर देखो अपन वेक्टर डायग्राम बनाएंगे एक तरह से, तो वो कोण जो होगा वो 90 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो अपना 90 डिग्री है, तो ये हो गया अपना VL, ठीक है, और ये VR और I, और ये हो जाएगा अपना V। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट के मध्य जो कोण है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा। ये थीटा डिग्री हो गया यहाँ पे, थीटा। ठीक है, और ये हो गया एक तरह से R। ये A हो गया, ये B हो गया। ये बना लो, वेक्टर डायग्राम बना लो इसका। अब जो OAR है ना, OAR ये क्या है, इम्पीडेंस है। ठीक है, ये किसके कारण हुआ, इम्पीडेंस के कारण क्या हुआ है, ये एंगल कम हो गया, वरना 90 डिग्री रहता दोनों में। ठीक है, वैसे ये दो ही लगे हुए हैं, दोनों में क्या होता है, इसमें 0 डिग्री होता है, लेकिन ये 90 डिग्री इसके कारण क्या हो गया, इससे कम हो गया, प्रतिरोध के कारण 90 डिग्री क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, 90 डिग्री से कम हो गया। अब देखो इसमें अपन वेक्टर योग करते हैं, Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, तो Z करेंगे यहाँ पे तो रूट लग जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, एक्सेल लेंगे यहाँ पे, एक्सेल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सेल का स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर, क्योंकि इसमें दो ही हैं, दो। ठीक है, यही चीज़ है, तो ये फॉर्मूला उतार लो। अपन को प्रतिरोध दे दे और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान दे दे और इम्पीडेंस मुझसे, तो अपन आराम से कर सकते हैं। जैसे अपन को दे दिया कि 4 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मान इसमें मैं लिख रहा हूँ जैसे 4 ओम है। ठीक है, और इसमें है 3 ओम। ठीक है, L इंडक्टर अपना 3, एक्सेल का मान है 3 ओम। ठीक है, एक्सेल है यहाँ पे, और R है 4 ओम। तो देखो Z यहाँ से निकालेंगे अपन, Z यहाँ से निकालेंगे तो रूट R स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर। R स्क्वायर, R कितना है अपना 4 प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 चौक 16 प्लस 9। ठीक है, तो Z बराबर 25, तो 25 का क्या होगा 5। ठीक है, और क्या आ गया ओम, ये आंसर हो गया। ऐसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन को करते हैं। देखो अपन ने पढ़ा था कि करंट और वोल्टेज के मध्य बने कोण की कोजा को पावर फैक्टर। अब यहाँ पे आपको Z हो गया R, और देखो R अपॉन Z का अनुपात में क्या कहलाता है, प्रतिरोध तथा इम्पीडेंस का अनुपात में क्या कहलाता है, कोस फाई। ठीक है, पावर फैक्टर। तो पावर निकालेंगे यहाँ से तो V इंटू आई इंटू कोस फाई हो जाएगा, AC की पावर निकालते हैं तो। ठीक है, क्योंकि DC में कोस फाई का मान 1 होता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों साथ चलते हैं, यूनिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोस फाई लेंगे। R अपॉन Z का दो परिभाषाएं होगी उसकी, एक तो करंट और वोल्टेज के मध्य बने कोण है। ठीक है, और एक R अपॉन Z, प्रतिरोध और इम्पीडेंस या प्रतिबाधा का अनुपात क्या कहलाता है, कोस फाई। इसको बोलते हैं शक्ति गुणक। ठीक है, अब देखो श्रेणी RL हो गया, अब श्रेणी RC परिपथ, श्रेणी RC परिपथ, श्रेणी RC
परिपथ, श्रेणी RC, यहाँ पे RC कर लो और ये हो जाएगा यहाँ पे C, ठीक है, ये C हो जाएगा, ये VC हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी RC परिपथ, श्रेणी RC परिपथ, देखो इसमें ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र दोनों सीरीज में कनेक्ट हो, वह क्या कहलाता है? श्रेणी RC परिपथ कहलाता है। यहाँ से VR वोल्टेज के अंदर जाएगी और ये वोल्टेज संधारित्र का हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब देखो इसमें क्या होगा, धारा जो है वो क्या करेगी? लीड करेगी, ठीक है। तो धारा लीड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ऐसे होगा इसमें, ये थीटा हो गया, ये 0 है, ये A है, ये B है, ठीक है, ये A है और ये B है। इससे हो जाएगा ये B है, ठीक है। यहाँ पे हो गया R, ये VRI हो गया, ये VC हो गया, VC, ठीक है। ये थीटा यहाँ पे हो गया, इसमें देखो करंट क्या है, वो लीड कर रही है, ठीक है, यहाँ से, लेकिन एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से कम हो गया, किसके कारण? प्रतिरोध के कारण, ठीक है। इसमें एंगल कम हो जाता है 90 डिग्री से। अब देखो Z बराबर करेंगे अपन, इम्पीडेंस निकालेंगे इसका, Z बराबर, तो Z² बराबर R² प्लस अक्ष C का स्क्वायर। अब Z यहाँ से लेंगे, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, R², ये स्क्वायर इधर आ गया तो अक्ष C स्क्वायर, ठीक है। वही है सेम प्रतिरोध, और इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया। पहले क्या था? इंडक्टर RL में इंडक्टिव रिएक्टेंस था, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया, ठीक है। इससे सेम वही है, और cos फाई निकालेंगे वही R/Z से, ठीक है। cos फाई बराबर R/Z से निकालेंगे, और पावर निकालेंगे V × I × cos फाई, ठीक है। ये उतार लो, अब देखो श्रेणी RLC परिपथ, श्रेणी RLC सर्किट, अपन ने RL पढ़ लिया, RC पढ़ लिया, ठीक है। अब RLC तीनों आ जाएंगे, श्रेणी RLC, RL और C, RL और C, ठीक है, RL और C, श्रेणी RLC परिपथ। देखो इसमें सीरीज में प्रतिरोध, ऐसा परिपथ, ऐसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज में कनेक्ट हो। यहाँ पे एक इंडक्टर और संयोजित कर देते हैं अपन, और ये हो गया अपना श्रेणी RLC सर्किट, ठीक है। यहाँ से जो वोल्टेज होएगी वो L की होगी, VL, ठीक है, VL हो गई, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, ये सर्किट डायग्राम बना लो आप। अब देखो, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, श्रेणी आरएलसी परिपथ। ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र तीनों ही सीरीज में कनेक्ट हो, वह परिपथ क्या होता है, श्रेणी आरएलसी परिपथ, जिसमें आर हो गया, सी हो गया, एल हो गया। ठीक है, तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं। ये तो सर्किट डायग्राम हो गया। देखो वेक्टर डायग्राम देखते हैं अपन। ठीक है, ये डायग्राम बना लो। अब देखते हैं इसमें वेक्टर डायग्राम। देखो थोड़ा ऊपर बना देते हैं। एक कंडीशन तो ये होगी, ठीक है, जो आरसी में थी, दोनों का कंबाइंड बन जाएगा ये। ठीक है, 0 ये ए है, ये बी है। ये आर हो गया, ये हो गई अपनी वोल्टेज, ये हो गया अपना फाई और ये वी आर। ठीक है, ये अपना हो गया वी एल वोल्टेज इंडक्टर की। ठीक है, पीछे और यहाँ पे आगे चलेगी रजिस्टर में, और ये आ जाएगी इधर से वी सी। ठीक है, वोल्टेज वी सी इधर किसमें पीछे रह जाएगी। और एक डायग्राम ठीक है, ये बना लो। ऐसा बनेगा नहीं, वी सी हो गया इधर से, ये थीटा डिग्री, ये 0, ये ए और ये बी। वी सी आर और ये वी आर, ये वी एल हो जाएगा यहाँ पे। करंट नहीं आएगा यहाँ पे। तो देखो ये दोनों का वेक्टर था। ठीक है, ये इंडक्टर का होगा, ये कैपेसिटर का होगा, इन दोनों का इस हिसाब से होगा। अब देखो इसका इम्पिडेंस निकालेंगे अपन। देखना जेड बराबर, ठीक है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्स सी। ठीक है, ये होगा कंबाइंड, ये ध्यान रखना। इन दोनों का अंदर लेंगे। ठीक है, एक्सएल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल और एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, ये आप उतार लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो श्रेणी
अपन ने RLC, RC एंड RLC तीनों पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब समानांतर क्रम आएगा, वो अपन कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो सभी सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो, और एग्ज़ाम नज़दीक अपने, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टडी करते रहो, नोट्स बनाते रहो। और क्लास अटेंड अपनी कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।